देखो देखो अगला टॉपिक आता है हमारे पास। देखो अब हमारे पास आती है एक सर्कुलर कॉइल, जरा इसके बारे में समझ लो। देखो सबसे पहले तो अगर हम कोई सर्कुलर कॉइल लेते हैं तो उसमें अगर हमारे पास करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है, यहां पर अगर हमारे पास करंट आई फ्लो हो रही है तो यहां पे एक बात समझना, अगर इसकी रेडियस ए मान लो तो ये जो सेंटर ओ है, सेंटर ओ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ठीक है, ये सबको आता होगा। अच्छा देखो इसी का एक आर्टिकल और होता है, ध्यान सुना, अभी सब लिखवाएंगे कायदे से। देखो इसी में हमारे पास एक आर्टिकल होता है, ये तो तुम्हें फ्रंट से दिख रही है सर्कुलर कॉइल, ठीक है, अगर इसी को हम हल्का सा ट्विस्ट कर दे, जैसे तुम्हें फ्रंट से दिख रही है, अगर इसको साइड से दिखा दे तो देखो ध्यान से, अगर हम यहां पर इसको ऐसे साइड से कर दे तो यहां पे जरा समझा, अब ये हमारे पास सेंटर है। अच्छा सेंटर से जाने वाली एक एक्सेस आएगी जो ये आगे की तरफ निकलेगी और यहां से ये बैकवर्ड निकलेगी, बोले बात समझ में आ रही है? यहाँ पे सेंटर से हमारे पास एक एक्सेस निकलेगी, तो अब इस एक्सेस पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो इन पॉइंट्स पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कैसे निकलेगी, क्या डायरेक्शन होगी, इसके बारे में बात करनी है। बोलो बात समझ यहाँ पे। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल। अच्छा एक बात समझ रहा, अभी तो सर्कुलर कॉइल से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये हमारे पास कहां कहां पर आएगी, सबसे पहले एक्सेस पर और सेंटर पे। सेंटर भी एक्सेस का ही एक पार्ट होता है, लेकिन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे आर्टिकल को कराना। भैया ध्यान सुनना, पेपर तुम्हारा भले ही ऑब्जेक्टिव हो लेकिन ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आर्टिकल में बहुत सारे ऐसे पोर्शंस तुम्हें देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। तो देखो इस आर्टिकल को देखते हैं पूरा। एक्सिस लेके चलेंगे, ठीक है, सर्कुलर कॉइल की एक्सिस लेके चलेंगे, उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अच्छा एक्सिस से सेंटर पे आना आसान है, आ जाएंगे। चलो देखो ध्यान से, तो यहां पर हमारे पास आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। अभी जो सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ध्यान रखना एक्सेस पे। और फिर जरा सुनो, हमारे पास जो कॉइल आएगी उसको तुम सामने से नहीं देख रहे हो, साइड से देख रहे हो। अगर साइड से देखोगे तो हमारे पास डायग्राम में कॉइल कुछ ऐसी आ जाएगी जिसका ये हमारे पास सेंटर होगा और ये सेंटर से एक्सेस हमारे पास आगे निकलेगी, ठीक है। देखो ध्यान से, अब यहां पर हमने पॉइंट P ले लिया, हमें इस पॉइंट पर अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले यहां पर कुछ बेसिक बातें क्या क्या पता होना चाहिए। हमारे पास अगर एक कॉइल है तो इस कॉइल की रेडियस हमने a मान ली, यहां पर हमारे पास इस तरह से करंट I फ्लो हो रही है, ये हमारे पास ऊपर चली गई, ठीक है। अब ध्यान से सेंटर O है, ये हमने मान लिया कि जो पॉइंट P देख रहे हो ये हमारे पास सेंटर से x डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब यहां पर हमें इस सर्कुलर कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी यहां पर कंप्लीट बॉडी से एक बार में फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। हम एक काम कर सकते हैं, इस कंप्लीट बॉडी को इनफाइनाइटेसिमल पार्ट में डिवाइड कर लें, हम इसको अनंत रूप से छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो एक पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड निकालें और फिर यहां पर उसी को उठा करके इंटीग्रेट कर दें फॉर द कंप्लीट कॉइल। अगर पूरी कंप्लीट कॉइल के लिए हम यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहां पे फाइनल रिजल्ट आएगा। चलो जरा देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम है हमने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया DL लेंथ का, ठीक है। यहां पर हमने सबसे छोटा एलिमेंट लिया DL। देखो सबसे पहले तो एक बात तुम्हें तुरंत समझ में आनी चाहिए, जैसे हमने यहां पर DL लेंथ का एलिमेंट लिया है, अगर हम यहां पर इस DL को इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिलेगा, तुरंत दिमाग में आना चाहिए तुरंत। देखो यहां पे अगर हम यहां पर इस DL को इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिलेगा, देखो DL हमारे पास एक छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल पार्ट है, अगर यही छोटे पार्ट तुम इसमें सारे ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, ये हमारे पास जो कॉइल है इस कॉइल की सरकमफेरेंस मिल जाएगी, और जो सरकमफेरेंस है यही हमारे पास कितनी है 2πa। बोलो समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर इस बात को अपने दिमाग में रखना कि अगर तुम यहाँ पे इस DL को इंटीग्रेट कर दो, इस स्मॉल एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दो तो ये हमारे पास 2πa के बराबर होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसी में। देखो यहां पे अब एक काम करेंगे, अब यहां पर इस DL एलिमेंट से हमको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो सबसे पहले तो ये जरा सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। देखो चलो पहले तो हम एक काम कर लेते हैं,
हमने यहां पर इसको मिला दिया। क्यों मिलाया? क्योंकि हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। हमने यहां पर डिस्टेंस r मान ली। जब r डिस्टेंस मानोगे तभी तो छोटे से एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे। देखो छोटे से एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो हमारे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB आएगी, और ये जो dB होगी इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यही तो बायोट और सेवर्ट का लॉ पढ़ा था। सोचो जरा, एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल को हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करा। किसी छोटे से वायर से, छोटे से मैग्नेटिक वायर, सॉरी छोटे से करंट कैरिंग वायर से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो बता के कहते हैं बायोट और सेवर्ट। बायोट सेवर्ट ने बताया था कि हमारे पास dB होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर? यही हमारे काम आया कि क्या कर दिया हमने इसको इनफाइनाइटेसिमल पार्ट में डिवाइड करके बायोट सेवर्ट लॉ लगा दिया। अब बस एक काम करना है, इस छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को उठा करके अगर इंटीग्रेट कर दो तो हमारे पास यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब कैसे करेंगे जरा देखते हैं। अब ध्यान सुनो, अब यहां पर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते, यहां पर तुम्हें डायरेक्शन के बारे में कुछ पता होना चाहिए। अब डायरेक्शंस के बारे में क्या कैसे पता चलेगा, चलो जरा देखते हैं। यहां पे देखो ध्यान से, सबसे पहले तो एक बात समझ लेना, ये जो स्मॉल एलिमेंट dl है, ठीक है, इससे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन हमको यहां पर निकालनी है। कैसे निकालना है? देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए पढ़ा था राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। राइट हैंड पाम रूल बताता है कि अगर हम अपने हाथ को इस तरह से रखें तो ये करंट को बताएगा, फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ रहेंगी जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और हमारे पाम की जो डायरेक्शन है, ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन है पाम की, ये हमें बताएगी कि हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या देखने को मिली। चलो जरा देखते हैं इसके बारे में। देखो ध्यान से, अब जरा करंट के बारे में सोचो। देखो यहां से करंट हमारे पास ऐसे आ रही है, तो करंट की डायरेक्शन तो ये हो गई, ठीक है, करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये होगी। या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा विजुअलाइज करो। मान लो ये कॉइल यहां सामने रखी है, इससे तुम्हें ज्यादा आसानी होगी। देखो ध्यान से, ये जो कॉइल देख रहे हो ये हमारे पास यहां सामने रखी है, और यहां पर करंट इस तरफ चल रही है। बोलो ध्यान से, यहां से ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में चल रही है। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अब ध्यान सुनना, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करो यहाँ पे, और साइड में ही देखना, यहां पर हमारे पास इस तरह से कॉइल है, तो इसका सेंटर यहां पर होगा, सेंटर से जाने वाली ये एक्सेस है। बोलो इतनी बात क्लियर? अब ध्यान सुनना, ये पोर्शन आगे होगा, ये पोर्शन पीछे कॉइल का, ठीक है, और हमारे पास कॉइल में करंट क्या है? पीछे से ऊपर आ रही है, मतलब यहां से करंट ऊपर और आगे से नीचे जाएगी। तो ध्यान रखना, जब करंट नीचे लेके जा रहे हैं तो कौन सा पोर्शन है? आगे वाला। जब करंट ऊपर जा रही तो कौन सा पोर्शन है? पीछे वाला। बोलो इतनी बात क्लियर? यहां तक इतनी कॉइल के बारे में सोच पाई? ये क्या मार्कर क्या दिख रहा है? ये एक्सेस है तुम्हारी, इस एक्सेस पर हमने एक पॉइंट लिया। अब जरा सुनो, ऊपर एक एलिमेंट dl है, ये जो dl देख रहे हो ये रहा हमारे पास, ठीक है। अब देखो सुनो, यहां पर हमारे पास करंट नीचे जाएगी, पीछे से ऊपर, और फिर ऐसे आएगी, मतलब dl में क्या होगी? करंट इस तरह से आएगी यहां से तुम्हारी तरफ। बोलो इतनी बात क्लियर? यहाँ पे यहां से हमारे पास करंट इस तरफ, करंट इस तरफ चली गई। बोलो इतनी बात क्लियर? करंट हमारे पास इस तरफ चली गई। अब हमें यहां पर इस, ये जो हमारे पास एक्सेस दिख रही है, इस पे, इस एक्सेस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो करंट अगर इस तरफ आ गई, अब तुम यहां पे अपना हाथ इस तरफ लेके जाओगे, क्योंकि जिस तरफ हाथ जाएगा उसी, जिस तरफ तुम्हारे मतलब जिस पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसी तरफ तो फिंगर्स लेके जाओगे। अगर इसको यहां पे लेके जाओगे तो देखो पाम की डायरेक्शन कहां पर आ रही है? पाम की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हमारे पास कैसी आ जाएगी? ये अपवर्ड आ जाएगी। बोलो ये समझ में आएगी नहीं यहाँ पे? तो यहां पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई वो हमारे पास ये आ गई, और देखो ध्यान से, स्मॉल एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो हमारे पास स्मॉल है dB। बोलो ये समझ में आएगी यहाँ पे? इतनी बात क्लियर यहाँ पे? और एक बात का ध्यान रखना कि ये एंगल कितना है हमारे पास? ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों होगा जरा सोचो। देखो फिर से एक बार, यहाँ पे करंट तुम्हारी तरफ आ रही है, करंट तुम्हारी तरफ आ गई, ये हमारे पास थंब हो गया, ये हमारी एक्सेस है, एक्सेस पर हमारे पास कोई पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो जो मेरी फिंगर्स है वो कहां होनी चाहिए? उस पॉइंट की तरफ होनी चाहिए। मेरी फिंगर्स पॉइंट की तरफ है, तो यहां पर देखो हाथ नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? करंट इस तरफ, हाथ नीचे की तरफ जाएगा, और यहां पर हमारे पास पाम ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो डायरेक्शन देख रहे हो मार्कर की, ये मार्कर की डायरेक्शन हमारे पास इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो देखो ये हमारे पास कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो ये जो पॉइंट P देख रहे हो, यहीं पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब ये आ गई। बोलो ये समझ में आया कि नहीं यहाँ पे? इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे देखते हैं। अब ध्यान सुनना, अगर हम बिल्कुल ऐसा ही एक छोटा सा पार्ट यहां पर ले लें, ये तुम्हें करना नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा समझना है। अगर बिल्कुल ऐसा ही छोटा सा पार्ट यहां पर ले ले तो अब क्या होगा हमारे पास? देखो ये डायग्राम जरा थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं।
ठीक है, अब ध्यान सुनना क्या होगा। अब हम एक काम करते हैं, इस छोटे से पार्ट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सोचो यहां पर करंट आके इस तरफ जा रही, तो सोचो आगे से करंट डाउनवर्ड जाएगी और फिर यहां से वापस आएगी। मतलब अगर हम यहां पर एक्सेस ऐसी लेते हैं और यहां पर नीचे वाला पोर्शन लेते हैं, नीचे वाला डीएल का पोर्शन, तो यहां पे करंट कहां आ रही है, यहां पे करंट मेरी तरफ आ रही है। करंट मेरी तरफ आ रही है, देखो अंगूठा, अंगूठा मेरी तरफ हो गया। बोलो बात समझे? यहाँ पे देखो, देख लेना, यहां पे देख, अंगूठा मेरी तरफ आ गया। अब ये ऊपर एक्सेस है, एक्सेस अगर ऊपर है तो फिंगर्स कहां होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। हमने फिंगर्स ऊपर कर दी, अगर फिंगर्स ऊपर कर दी तो ये हमारे पास फिंगर्स है। अब यहाँ पे जो हथेली की डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रही है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। मतलब यहां पर हमारे पास इस वाले पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई वो कहां हो गई, वो हमारे पास ये डाउनवर्ड हो गई। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? तो अब ध्यान सुनना, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है डीबी और डीबी कैसे होगी, ऊपर वाले पोर्शन की वजह से हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और नीचे वाले पोर्शन की वजह से ये नीचे की तरफ आ रही है। बोलो इतना समझ आएगी नहीं यहाँ पे? अब आगे जरा समझते हैं। अब देखो, जब ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम अब तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब होता है ऐड करना। जो छोटे छोटे पार्ट है उन सभी को ऐड कर दो। अच्छा, हम तब ऐड कर सकते थे जब ये सब सेम डायरेक्शन में होते। हमने तो दो निकाले, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल ही अलग अलग डायरेक्शन दिख रही है। अपोजिट भी जान दो, बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन दिख रही है। अब इसका क्या करें? तो यहां पर अभी एक बात समझना, अब हमें यहां पर इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, और जब हमें कोई ऐसा कंपोनेंट मिलेगा जो सेम डायरेक्शन में हो, तब जाकर के उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो हमारे पास कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। बोलो समझ में आएगी नहीं यहाँ पे? अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहां पे हम कुछ मान लेते हैं। ये मान लो हमारा एंगल अल्फा है, ठीक है, और ये जो नीचे देखो ये भी अल्फा होगा, ठीक है, दोनों सिमेट्रिक है पूरी तरह से। अब जरा सुनना, ये जो तुम्हारे पास ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड है, तुम्हें इसके कंपोनेंट करने, अगर इसके कंपोनेंट करने तो कैसे करोगे? देखो हमारे पास एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये जो दूसरा कंपोनेंट देख रहे हो ये वर्टिकल हो जाएगा। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो दूसरा कंपोनेंट देख रहे हो वर्टिकल हो जाएगा। अब देखो, तुम्हें इतना पता है, हमने यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर लिया। तुम्हें ये भी पता है कि जो दो कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट हमारे पास होंगे डीबी कॉस अल्फा और डीबी साइन अल्फा। बोलो बात समझ आ रही है यहाँ पे? ये हमारे पास होंगे डीबी कॉस अल्फा, डीबी साइन अल्फा। अगर हमारे पास ये इस तरह से, तो जरा सुनो, अब यही पहचानना बाकी कौन सा कॉस होगा कौन सा साइन होगा। ध्यान सुनो, अगर ये अल्फा एंगल है तो यहां पर जो एंगल देखोगे ये भी अल्फा होगा। कैसे? देखो, ये तुम्हें समझना पड़ेगा कैसे। अगर हम यहां पर बिल्कुल ऐसे ही एक पॉइंट पी लेते हैं, यहां पर हमारे पास ये एंगल अल्फा है। देखो वही फिगर दोबारा बना रहे हैं, ये हमारे पास जा रहा है डीबी और ये हमारे पास इस तरह से आ गया, ये 90 डिग्री है। अब देखो, ये जो कंपोनेंट दिख रहा है ये तो वर्टिकल है ना, मतलब ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। बोलो बात समझ आ रही है यहाँ पे? अच्छा, अगर ये वाला 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास 90 माइनस अल्फा है। इतनी बात क्लियर? अब देखो, अगर ये 90 डिग्री है, मतलब ये जो डीबी देख रहे हो ये इस वाली लाइन के साथ 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री दिख रहा है सभी को। अगर ये पूरा 90 डिग्री है और ये वाला बचा हुआ 90 माइनस अल्फा, तो ये इधर कितना आएगा, अल्फा आएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? इतनी बात क्लियर? ये जिसको बनाना हो बना लो, नहीं तो ये समझने के लिए, अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, जरूरत ही नहीं बनाने की, हटा दे। देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे, अगर ये पता चल गया कि ये अल्फा है तो यहां पर तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास डीबी कॉस अल्फा, और यहां पर ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ गया, ये आ गया हमारे पास डीबी साइन अल्फा। बोलो इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब जरा सोचो, बिल्कुल वैसे ही जरा इसके बारे में सोचो। ये जो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई है, इसके भी दो कंपोनेंट पॉसिबल है, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा बिल्कुल ऐसे ही वर्टिकल आएगा। अब सोचो, अगर ये अल्फा है तो बिल्कुल वैसे ये भी तो अल्फा आ जाएगा। अगर ये अल्फा है तो जरा सोचो, ये डीबी है, यहां पर हमारे पास आ गया डीबी कॉस अल्फा, और वर्टिकल क्या, सॉरी हॉरिजॉन्टल क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास डीबी साइन अल्फा। भैया एक काम कर लेना, ये जो कॉस अल्फा साइन अल्फा है इसको जरा ठीक कर लेना। तुम्हारे नोट्स में जिसके भी नोट्स तुम्हारे पास हैं उसने गलत नोट करा हुआ था, ठीक है, ठीक कर लेना। यहां पर हमारे पास साइन अल्फा आता है, ये हमारे पास कॉस अल्फा आएगा। और देखो डायग्राम में उसने गलत लिख दिया जल्दी जल्दी में, लेकिन आर्टिकल सही करा हुआ है। आर्टिकल में उसने साइन अल्फा लेकर के करा हुआ है, ठीक है, उसने जल्दी में डायग्राम में गलत बना दिया था। अब देखो ध्यान से, अब एक बात जरा सोचो, हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, उस स्मॉल एलिमेंट से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आई, ठीक है, हमने यहां नीचे स्मॉल एलिमेंट लिया, इससे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी आ रही है। तो अब यहां पर एक बात समझना, ये दोनों डीबी डीबी जो देख रहे हैं दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ठीक है।
ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम है हमारे पास, तो अब इनके जो कंपोनेंट आएंगे वो भी तो सेम होंगे, मतलब ये डीवी साइन अल्फा दोनों की वैल्यू बराबर। यहां पर जो डीवी कॉज अल्फा देख रहे हो दोनों की वैल्यू बराबर। लेकिन अब यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि जो डीवी कॉज अल्फा ये तो एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये अपोजिट है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन डीवी साइन अल्फा तो देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो हमारे पास ये वाले कॉम्पोनेंट क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब एक बात समझना, अगर तुम यहाँ पे सर्कुलर कॉइल लेते हो तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके सभी कॉस के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि साइन के कंपोनेंट क्या होंगे हमारे पास, ऐड हो जाएंगे। तो अगर हमको यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कैसे आएगी, अब बस ये जो डीबी साइन अल्फा है इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो यहां पर एक बात समझना, यहां पर हमारे पास जो डीबी साइन अल्फा है अगर इसको उठा करके इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हें यहां पर इस पॉइंट पी पर, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमारे पास मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। क्यों, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड कायदे से ये डीबी है, ये डीबी, लेकिन इनके कॉस के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जबकि साइन के कंपोनेंट आपस में ऐड हो रहे हैं। अगर साइन के कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं तो यहां पर हमारे पास इन सभी साइन के कंपोनेंट को ऐड कर दो। ऐड कैसे करोगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट क्यों करोगे, क्योंकि हमारे पास ये जो सर्कुलर कॉइल है ये देखो ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है तो उसको सॉल्व कैसे करोगे, इंटीग्रेशन से। अब इतनी बुद्धि तो आ गई होगी। अगर मान लो ये हमारे पास छोटे छोटे अलग अलग पार्ट होते हैं तो ऐड करने के लिए क्या यूज करते थे, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा हमारे पास डिस्क्रीट चीजों को ऐड करने के लिए होता है और इंटीग्रेशन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चीजों को ऐड करने के लिए होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है। तो अब ध्यान सुनो, ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, अगर इस कॉन्टिन्यूअस बॉडी से मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो टोटल इतनी आएगी। अब देखो तुम्हें हमने एक बात बोली कि यहां पर डीवी कॉस अल्फा सारे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब क्या हुआ इसका, देखो ध्यान से, हमने यहां पर एक, फिर से सोचो थोड़ा, हमने यहां पर एक सर्कुलर कॉइल ली, हमने सर्कुलर कॉइल का एक ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन लिया। अगर ऊपर और नीचे वाला पोर्शन लिया तो यहां से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिनके कॉस की कंपोनेंट कैंसिल हो गए, साइन के ऐड हो गए। अब थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा सोचो, हमने यहां पर कॉइल ली, अब ऊपर और नीचे वाला नहीं ले रहे, हम दो साइड वाले कंपोनेंट ले ले। बोलो समझ में आया कि नहीं, यहां साइड वाले कंपोनेंट, यहां पर करंट नीचे था, यहां पर करंट ऊपर था। लेकिन अब जरा समझना, इन साइड वाले कंपोनेंट से अगर तुम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो उन मैग्नेटिक फील्ड का भी हमारा कॉस का कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। क्यों, देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी हमारे पास या ऐसे आगे गई, तो देखो अब इनका कॉस का कंपोनेंट इस तरफ चला जाएगा, साइन का कंपोनेंट आगे चला जाएगा। सोचो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसका कॉस का कंपोनेंट इस तरफ चला जाएगा, साइन का आगे चला जाएगा। कॉस के कंपोनेंट फिर से एक दूसरे के अपोजिट आए, कॉस के कंपोनेंट अगर अपोजिट आ रहे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और साइन के कंपोनेंट बिल्कुल सीधे जा रहे हैं तो हमारे पास साइन के कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो अब ध्यान सुनो, अगर तुम यहां पर इस सर्कुलर कॉइल में कोई भी पोर्शन लेते हो तो उन सभी पोर्शन में हमारे पास साइन के कंपोनेंट ऐड होते चले जाएंगे, जबकि कॉस के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करते चले जाएंगे। तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, डीवी साइन अल्फा। क्यों, इसको इंटीग्रेट क्यों कर सकते हो, क्योंकि देखो सारे सेम डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। इतना समझ में आएगी यहाँ पे, आगे बढ़े सिंगल, चलो देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास डीवी है, डीवी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम्हें इतना आर्टिकल समझ में आ गया तो अब देखो कैलकुलेशन पे उतरते हैं। ठीक है, डीवी तो दिख रहा है, हमें क्या करना है, डीवी साइन अल्फा को इंटीग्रेट कर देना। चलो करते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी बात, यहां पर थीटा क्या है, सोचो जरा, यहां पर ये थीटा क्या है। देखो तुम्हें बताया था कि जो थीटा होता है ये हमारे पास आर और एल के बीच का एंगल होता है। एल क्या होता है हमारे पास, ये वायर की लेंथ। आर क्या होता है, आर हमारे पास वायर से पॉइंट की दूरी। एक बहुत जरूरी बात समझना, अभी जो वायर की लेंथ दिख रही है और वायर की जो पॉइंट से दूरी दिख रही है, इनके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। और इस केस में ध्यान रखना, यहां पर हमारे पास जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब ये थीटा 90 कैसे, देखो एक बहुत जरूरी बात, ये थीटा हमारे पास 90 कैसे, फिर से थोड़ा सोचो, एज्यूम करो। देखो ध्यान से, ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल है। अगर इसका ऊपर वाला पोर्शन लोगे तो यहां पे जरा समझना, ऊपर वाले पोर्शन से तुम यहां पे एक्सेस पे पॉइंट को इस तरह से मिलाओगे। अब ध्यान सोचो थोड़ा, अगर तुम इसको यहां पे ऐसे मिला रहे हो तो ये जो पॉइंट आएगी, ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन देख रहे हो ये वाली, ये लाइन तुम्हारी सर्कुलर कॉइल को टेंजेंशियल टच करेगी। सोचो जरा ध्यान से, ये जो लाइन देख रहे हो जो तुम्हारे पास एक्सेस के पॉइंट को कॉइल से मिला रही है, ये लाइन तुम्हारे कॉइल को टेंजेंशियल टच करेगी, स्पर्श रेखा के रूप में टच करेगी। अब जरा सोचो, अगर ये हमारे पास टेंजेंशियल है तो हमारे पास डीएल और आर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, ऐसे सोचो,
अब ये क्या है, ये हमारा डीएल है मान लो, ठीक है, ये हमारा डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भैया, डीएल पोर्शन, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक डीएल पोर्शन है। अब ध्यान सुनना भैया, यही है मेरे पास, या छोटा सा मान लो तो कैप ले लो इसका, ठीक है, ये हमारे पास डीएल है, ठीक। अब ये डीएल क्या है, ये जो हमारे पास सर्कुलर कॉइल थी उसका छोटा सा एलिमेंट, ठीक। अब ये छोटा सा एलिमेंट है, अगर इसको यहां से ऐसे मिला करके ऐसे पकड़ लो, इसको तुम यहां से ऐसे पकड़ के अगर इसको यहां पे मिलाओगे तो यहां पर हमारे पास ये जो मार्कर दिख रहा है, ये यही वाली लाइन है। अगर ये मार्कर को तुमने ऐसे मिलाया तो अब जरा सोचो, इस पेन और मार्कर के बीच में एंगल कितना बना, अभी नहीं दिख रहा होगा। अब देखो जरा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, दोनों यहां पर हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। परपेंडिकुलर आएंगे तो यहां पे ध्यान रखना, थीटा हमेशा 90 डिग्री होता है। थीटा 90 तो साइन थीटा कितना हो गया 1, ये 1 हो गया। अप्लाई करा दो जरा, तो यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आ गया हमारे पास आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर क्या है, जरा देख लो यहाँ पे आर को भी, आर क्या होगा हमारे पास, पाइथागोरस अप्लाई करो, ये 90 डिग्री होगा, आर ए और एक्स, तो यहां पर हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आर स्क्वायर दिख रहा है, ये अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब करना क्या है, अब हमको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो देखो, तो यहां पर आएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पॉइंट पी पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये जो हमारे पास है dB साइन अल्फा, इसको इंटीग्रेट करने पर आएगी। भैया ध्यान सुनना, तुम्हारी कॉपी में हो सकते हैं स्टेटमेंट लिखे होंगे कि यहां पर क्या होगा, हमारे पास कॉस के कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन साइन के सेम डायरेक्शन है तो साइन के ऐड कर दोगे, तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं सीधे। अब देखो dB की वैल्यू दिख रही है, साइन अल्फा हम निकाल देंगे, तो यहां पर हमारे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आ गया हमारे पास आइडियल अपॉन में, जरा देखो हमारे पास क्या है, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या दिख रहा है साइन अल्फा, ये हमारे पास हो गया साइन अल्फा। इतनी बात क्लियर। अच्छा देखो, ये साइन अल्फा की वैल्यू कहां से निकल सकती है, डायग्राम में दिया हुआ है। अगर तुम यहाँ पे इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल अल्फा है, साइन अल्फा निकालोगे तो क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आता है, इसको हटाते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर आ जाएगा सिंस साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है ए अपॉन आर। बोले समझ में आया कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा आर की वैल्यू क्या है, आर तो हमें पता है एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर से निकल आएगा, तो यहां पर आ गया ए अपॉन में आर, आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोले समझ में आएगी नहीं, यहाँ पे ये हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करा दो, तो देखो हमारे पास क्या आएगा, बी इज इक्वल टू, यहां पर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां बचा साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू ये दिख रही है ए अपॉन, अच्छा देखो अंडर रूट, अगर अंडर रूट है तो अंडर रूट को तुम पावर 1/2 में भी तो लिख सकते हो, यहां पर आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इतनी बात क्लियर। अब एक बात समझना, ये जो है बड़ा सा टर्म दिख रहा है, इसमें केवल और केवल ये जो डीएल है, केवल यही एक वेरिएबल क्वांटिटी है जिसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है, बाकी सब कांस्टेंट। बात समझ आ रही है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे डीएल को छोड़ करके सब कुछ तुम्हारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर आ गया आई और यहाँ पर है ए, ठीक है। देखो डीएल को छोड़ के म्यू नॉट आई ए बाहर आ गया, नीचे जरा देखो, अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ 1/2, अगर मल्टीप्लाई कराओगे पावर ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया 3/2, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और अंदर क्या बचा, ये बचा हमारे पास इंटीग्रेट डीएल। बोलो इतनी बात समझ में यहाँ पे, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन फटाफट देखो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे देखो आसान सी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला लेके आते हैं फटाफट। देखो अब यहां पर क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेट डीएल। अच्छा ये जो हमारे पास इंटीग्रेट डीएल है, तुम्हें पहले ही बता के आए थे। इंटीग्रेट डीएल का मतलब क्या, ये जो डीएल लेंथ के बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, अगर हम इन सभी को उठा करके ऐड कर दें, सभी को उठा के ऐड करो तभी तो हुआ, इसका मतलब इंटीग्रेट डीएल। ऐड कर दो तो ये सरकमफेरेंस के बराबर है, सरकमफेरेंस के बराबर हो गया, मतलब ये आ गया हमारे पास 2 पाई ए। इतनी बात क्लियर। अब ये उठा करके लगा दो तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर देख लो आई ए, और अपॉन में है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2,
और ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेट डीएल, ठीक है। तो डीएल में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2 पाई ए। अच्छा जरा ध्यान से देखो, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल कर दो, 2 बचा। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ रहा है, ये देखो म्यू नॉट आई, अच्छा ए इंटू ए, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी सर्कुलर कॉइल एट अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है। ध्यान सुनना, अगर हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर हमारे पास अगर कोई पॉइंट होगा कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये निकल के आता है। बोलो इतना समझ आएगी नहीं यहाँ पे? अगर इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ पे, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से हम क्या कर सकते हैं, सेंटर पे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अच्छा देखो थोड़ा और कर सकते हैं। अब यहां पर जरा समझना, ये तो एक सिंगल कॉइल थी, अगर मान लो इसी तरह के कई सारे वायर्स लपेट दें तो, जैसे मान लो हमने एक वायर लिया सर्कुलर, अब 10 वायर ले लें सर्कुलर, मान लो तो हम अगर 10 वायर ले लोगे तो जरा सोचो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो 10 गुनी हो जाएगी, 20 लोगे तो 20 गुनी हो जाएगी। तो यहां पर एक बात समझना, अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हमारे पास कई गुना हो जाएगी, या जितने गुना होगी जितने वायर्स होंगे। तो हम एक काम करते हैं, मान लो यहां पर अगर हमारे पास n वायर्स आ गए, n वायर्स आ गए मतलब n लूप्स हो गए वायर के, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, देखो यहां पे, इफ कॉइल हैज n लूप्स, अगर कॉइल में n कैपिटल n लूप्स होंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसे आ जाएगी, इसमें n का मल्टीप्लाई करा, देखो बताया था ना, अगर 10 होंगे तो 10 गुना, 20 होगा तो 20 गुना, n है तो n गुना, तो ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक। चलो आगे देखते हैं इसी पे। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया फॉर एनी कॉइल विद एन नंबर ऑफ लूप्स। अब एक काम करते हैं, जरा इस पॉइंट को उठा करके सेंटर पे लाओ, हमें यहां पर इस सेंटर पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगर इस पॉइंट को उठा करके सेंटर पे लाओगे, देखो x लगातार कम होता जाएगा, जैसे ही पॉइंट ओ पर आएगा x की वैल्यू 0, तो यहां पर आएगा एट सेंटर ओ, देखो एट सेंटर ओ, सेंटर ओ पर आओगे तो यहां पर जरा समझना, यहां पर हमारे पास x की वैल्यू 0 हो गई, जैसे ही 0 रखोगे हमारे पास सेंटर पे फॉर्मूला आ जाएगा, ये हटाते हैं। देखो सेंटर पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा, यहां पर x की जगह 0 रखना है तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो आ गया म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। अच्छा देखो ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो अपॉन में 2 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, पावर में 3 बचा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 और ये ए कितना हो गया, क्यू, तो यहां पर ए स्क्वायर से पावर कैंसिल हो गई, नीचे एक ए बचेगा, तो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है। किसी भी कॉइल के सेंटर पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे। देखो जल्दी से आर्टिकल, फिर इसमें और आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या देखा जा सकता है, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे तो देखो किसी जनरल पॉइंट पी पर हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, फॉर्मूला निकल कर गया हमारे पास म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब ध्यान सुनो यहाँ पे क्या, अब देखो अब यहां पर एक काम कर लेते हैं, चलो अभी हम मानते हैं कि हमारी जो कॉइल है वो बहुत छोटी है, मतलब हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट की कॉइल से जो दूरी है ये कॉइल के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आएगा इफ कॉइल इज वेरी स्मॉल, ठीक है। मान लो हमारे पास जो कॉइल है ये बहुत छोटी है, अगर हमारे पास कॉइल बहुत छोटी है तो यहां पर जो ए देख रहे हो हमारे पास एक बहुत छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, एक्स के कंपैरिजन में, तो यहां पर हमारे पास आ गया देयरफॉर ए इज
वेरी वेरी लेस देन एक्स। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं यहाँ पे? ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो ए है वो एक्स से बहुत छोटा है। अच्छा, अगर ए एक्स से बहुत छोटा है तो हमें फॉर्मूले में ए को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर नेग्लेक्ट करोगे तो जरा समझना क्या होगा। यहां पर हमारे पास बी है, आ गया म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, यहां पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखो अगर ए बहुत छोटा है तो ये नेग्लेक्ट हो गया, ए की जगह 0 आ गया और यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अच्छा देखो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? केवल 3। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2x3। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। देखो ये फॉर्मूला दो तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ये दो तरह से पूछा जा सकता है। पहला पार्ट हमारे सामने लिखा है, इफ कॉइल इज वेरी स्मॉल, कॉइल हमारे पास बहुत छोटी हो जाए तो किसी पॉइंट पर हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी। इतनी बात की है। और जरा सोचो, ऐसे भी पूछा जा सकता है, इफ पॉइंट P इज वेरी फार अवे फ्रॉम द कॉइल। ठीक है, देखो ये हमारे पास इसी का स्टेटमेंट है। दूसरा देखो ध्यान से, इफ पॉइंट P इज very large distance apart, very large distance apart from the coil, from the coil। सोचो इसके दो तरीके, या तो कॉइल बहुत छोटी हो जाए तो ये केस अप्लाई हो जाएगा, या फिर ऐसा हो जाए कॉइल का साइज ना छोटा, कॉइल एक बड़ी सी थी वो बड़ी सी रहे, लेकिन हमारा पॉइंट भी बहुत दूर हो जाए। अगर वो बहुत दूर हो जाएगा तो सोचो उसके लिए अपने आप कॉइल का साइज छोटा हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? तो यहाँ पे ध्यान सुनना, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या आता है। इतनी बात क्लियर है? अब आगे जरा सुनो। अब देखो एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब यहां पर हमारा a बहुत छोटा है तो हमने डिनोमिनेटर में a को नेग्लेक्ट कर दिया लेकिन न्यूमरेटर में नहीं करा। ऐसा क्यों? देखो तुम्हें बता चुके हैं, पहले तो एक मोटी मोटी बात अपने दिमाग में बैठा लो कि नेग्लेक्ट केवल तब करते हैं जब कोई चीज प्लस या माइनस नहीं। ठीक है, अगर कोई चीज ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसे नेग्लेक्ट करा जाता है। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो उसे नेग्लेक्ट नहीं करा जाता है, कुछ भी हो जाए। क्यों? जरा सुनना, अगर तुम यहाँ पे बहुत छोटी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे आंसर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम बहुत छोटी चीज से मल्टीप्लाई करा दो भैया आंसर में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। अब कोई ऐसी वैल्यू जो हमारे आंसर में बड़ा सा चेंज लेकर के आ रही है उसको थोड़ा ना नेग्लेक्ट करोगे। नेग्लेक्ट उन चीजों को करा जाता है जो हमारे जिनके जाने से हमारे आंसर में कोई खास फर्क ना पड़े। बात समझ आ रही है यहाँ पे? तो ध्यान सुनना, अगर कोई बहुत स्मॉल वैल्यू है, अगर उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करा गया है तभी उसे नेग्लेक्ट करा जाता है, अगर उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? आगे देखने इसी को। चलो देखो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसको एक बार देखो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके बाद जो देखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में। हटा दें, देखो आ गया। अब देखो यहां पर एक हेडिंग लगा लो। अब हम यहां पर देखेंगे वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब यहां पर हमारे पास आएगा वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम यहां पर देखेंगे कि हमारे पास x में चेंज आने की वजह से, मतलब यहां पर अगर हम पॉइंट को पास लाएं या दूर ले जाएं तभी तो चेंज आएगा x में। हमें यहां पर देखना है x में चेंज आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह का वेरिएशन आता है। तो यहां पर अब हमारे पास है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आती? ठीक है, अब ध्यान सुनो, हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अरे ये क्या लिखे जा रहे हैं, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो ध्यान से, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता है, ठीक है, और ये एक्स पर डिपेंड कर भी रहा है। तो अब हमको यहां पर ये देखना है कि x में चेंज आने की वजह से इसमें कैसा चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में कैसा चेंज आएगा। देखो कई लोगों का दिमाग काम करने लगा होगा, ठीक है, अगर कुछ लोग इतना सोच पा रहे हैं तो ठीक है, पढ़ रहे हैं कायदे से। x डिनोमिनेटर में है तो तुरंत दिमाग लग रहा होगा कि अगर x बढ़ाओगे तो यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, x कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। और सीधी सी बात भी है, x बढ़ाओ, पॉइंट दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, पॉइंट अगर पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। लेकिन ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट हुआ, सोचो ये तो एक बच्चे को भी आता है जो 11th 12th में पढ़ रहा है।
तुम क्या सीखते हो, तुम इसमें नया क्या सीखते हो? देखो तुम्हें अब यहां पर यह भी देखना है कि वेरिएशन कैसा हो रहा है, कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन पे बढ़ रही है या स्ट्रेट लाइन पे कम हो रही है, या ये एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है, या इस तरह से बढ़ रही है कि हमारे पास इसमें इंक्रीज आ रहा है तो कैसा आ रहा है। अच्छा जरा समझना, अगर मान लो इसमें कंफ्यूज हो गए हो, हमें यहां पर यह भी देखना है कि x बढ़, देखो ये तो दिख रहा है कि x बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो यहां पर यह देखना है कि अगर मान लो हम यहां x में और मैग्नेटिक फील्ड में ग्राफ बनाएं तो ये कैसा आएगा। x बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो ये ग्राफ ऐसा आ सकता है, ये ग्राफ ऐसा आ सकता है, या ऐसे भी डिक्रीज हो सकता है। कैसे भी डिक्रीज हो सकता है, बस हमें ये अब चेक करना है कि हमारे पास किस तरह का ग्राफ आएगा इसमें अगर x के साथ मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करते हैं। बोलो बात समझ नहीं यहाँ पे? चलो आगे देखते हैं। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है, सोचो कि अगर x बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी स्ट्रेट लाइन में कम होगी या फिर किसी कर्व में कम होगी? सोचो तुम्हें क्या लगता है। भैया ध्यान सुनना, अगर तुम ये ग्राफ फॉर्मूला देख रहे हो तो यहां ये हमारे पास 1 पावर का है, यहां पावर हमारे पास 3 है। 3 कैसे, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 देख रहे हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना बचा 3। तो ये हमारे पास 1 पावर है, ये हमारे पास 3 पावर है, तो 1 और 3 ये हमारे पास किसी तरह का कोई स्ट्रेट लाइन को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये ग्राफ हमारे पास किसी कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें वही कर्व चाहिए। अच्छा कर्व के बारे में पता कैसे करेंगे, चलो जरा देखते हैं। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर तो लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है क्यों क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएट। जरा हेडिंग पढ़ो, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ध्यान रखना अलग से नहीं है, उसी आर्टिकल का पार्ट है, ठीक है। हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देख रहे हैं। वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे देखो जैसे जैसे x बदलते जाओगे वैसे वैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड बदलती जाएगी। तो अब यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह का वेरिएशन आने वाला है। चलो जरा देखो चेक करते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएट करो तो ये हो गया हमारे पास dv/dx। अच्छा जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर x केवल डिनोमिनेटर में, बाकी सब हमारे पास बाहर आ जाएंगे। तो μ0 n यहाँ पर आ गया d/dx, ठीक है। किसको डिफरेंशिएट करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर दिख रहा है इसको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा डिफरेंशिएट करने के लिए इसको न्यूमरेटर में भेजोगे तो यहां पर आ जाएगा a² प्लस x² की पावर माइनस का 3/2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी बात क्लियर सभी को? अब एक बात समझना है कि डिफरेंशिएट करने पर, जरा सोचो, बहुत ध्यान सुनना, डिफरेंशिएट करने पर क्या कभी जीरो आएगा? सोचो, कभी डिफरेंशिएट करने पर dv/dx जीरो आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। चलो जीरो नहीं आएगा, मतलब इतना तो पता चल गया कि x के साथ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी नहीं है। अगर ऐसी होती तो x बढ़ाते तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, लीनियर, नहीं चेंज होगी, लेकिन हमें दिख रहा है कि चेंज होगी। चलो डिफरेंशिएट करके देखते हैं और हमें क्या मिलता है इससे। तो देखो यहां पर आ गया हमारे पास dv/dx, यहां पर आ गया हमारे पास μ0 ni_a²/2। चलो डिफरेंशिएट करो, -3/2 बाहर, ये आ गया माइनस का 3/2। इसको डिफरेंशिएट करो तो तुम्हारे पास हो गया a² प्लस x²। अब देखो डिफरेंशिएट करोगे -3/2 में 1 माइनस करना पड़ेगा। एक बार देख लो, बार में फिर बार बार मत सोचना। -3/2 उसमें 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस करोगे 2 एलसीएम कितना हो गया, -5। तो ये हो गया हमारे पास -5/2। बोलो इसमें कोई परेशानी तो नहीं किसी को? आगे देखो, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ब्रैकेट जो देख रहे हो फिर से डिफरेंशिएट होगा, a² का 0 और x² का 2x। ये हमारे पास हो गया प्रॉपर डिफरेंशिएशन। अच्छा एक बात जरा देखो यहाँ पे, यहाँ पर जो 2 दिख रहा है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर dv/dx की वैल्यू आई, देखो ये माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ 3 दिख रहा है, 3 भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 3/2, ये 2, ये वाला 2 नीचे आ गया। अब देखो क्या क्या बचा हमारे पास, पहले तो एक कांस्टेंट लिख लेते हैं। कांस्टेंट क्या हमारे पास, μ0 ni_a², ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या बचा, देखो हम 3 लिख चुके हैं, ये वैल्यू लिख चुके हैं, यहाँ पर बचा x और एक ये ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x और ये आ गया हमारे पास a² प्लस x² की पावर -5/2। बोलो इतनी बात क्लियर? ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, इस पूरे dv/dx को दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। दोबारा डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, देखो ध्यान से, अगर दोबारा डिफरेंशिएट करने पर जरा सोचो, क्या ये डबल डेरिवेटिव जीरो मिलेगा? सोचो,
अगर मान लो तुम इसको डिफरेंशिएट, ये तो कांस्टेंट है, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या ये जीरो आ पाएगा? कभी नहीं आएगा। अगर जीरो नहीं आएगा मतलब ये d2b अपॉन dx स्क्वायर जीरो नहीं है, तो इससे हमें एक बात पता चली कि हमारे पास जो वेरिएशन हो रहा है x बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो कम हो रही है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। सोचो जरा ध्यान से, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो उसका डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाता, जो कि जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब जब डबल डेरिवेटिव निकालोगे तब आगे जाके पता चलेगा कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। ठीक है, इतना देखो फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो आगे देखते हैं। सीधे हटा दें। देखो डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास ये रिजल्ट आया है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान सुनना, जब डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो तुम्हें वो बहुत सारे रिजल्ट निकाल के देगा, बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, देखो ध्यान से, और वहीं पे तुम्हें वाकई में समझ में आएगा कि डिफरेंशिएट करा ही क्यों। चलो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो तो यहां पर आ गया हमारे पास, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो गया हमारे पास d2b अपॉन dx स्क्वायर। यहां पर जरा देखो माइनस का 3 अपॉन 2 ये रखा है हमारे पास म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर। अच्छा देखो, अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट है इसको बस डिफरेंशिएट करना है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे डायग्राम हटा देते हैं। तो देखो यहां पर आ गया हमारे पास d ओवर dx, यहां पर आ जाएगा हमारे पास x, और ये आ गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 5/2। चलो जरा डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस का 3/2 म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको छोड़ दो तो यहां पर आ गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 5/2, लीव कर दिया। x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को छोड़ दिया। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, माइनस 5/2 है तो ये माइनस 5/2 यहां पर आ गया। यहां पर क्या बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, इसमें 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7/2। बोलो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? माइनस 5/2 में 1 माइनस कर दोगे, माइनस का 7/2 बचेगा। अब देखो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को फिर से डिफरेंशिएट करना है, 0 प्लस 2x। इतनी बात क्लियर है सभी को? चलो आगे देखो इसमें देखो। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब बच क्या क्या रहा है? यहां पर आ गया माइनस का 3/2 म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर। अच्छा एक बात समझना यहाँ पे, यहां पर हमारे पास इस ब्रैकेट में पावर माइनस 5/2 है, यहां ब्रैकेट में पावर माइनस का 7/2। चलो एक काम कर लेते हैं, जो पावर माइनस 7/2 है जरा इसको कॉमन ले लो। ठीक है, पावर जो माइनस 7/2 दिख रही है इसको कॉमन ले लो तो यहां पर हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 7/2। ठीक है, अब देखो अगर माइनस का 7/2 कॉमन ले ले तो यहां क्या बचेगा? देखो ध्यान से, देखो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x होता है और तुम यहां पर अगर x कॉमन, ठीक है, तो देखो तुमने ये x कॉमन लिया, x की पावर क्या थी 1, यहां क्या बचेगा? x बचेगा। जो पावर थी उसमें तुम माइनस कर दो पावर को जो कॉमन ली है, तो वही तो बचता है हमारे पास। यहां क्या बचा है? 2 माइनस 1। इतनी बात समझ में यहाँ पे? तो देखो, तो यहां पर हमने पावर कॉमन ली है माइनस 7/2, यहां पर था माइनस 5/2, तो यहां बचना क्या चाहिए? यहां बचना चाहिए, अगर तुम माइनस 5/2 में माइनस कर दो माइनस 7/2 को, तो वो पावर यहां बचनी चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा इसको एलसीएम लो, 2 एलसीएम आ गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हमारे पास 7 आ गया। 7 में 5 बढ़ा तो 2/2 कितना आ गया? 1। मतलब पावर कितनी बची? 1। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे पास? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बची। अब यहाँ देखो क्या बचा, ये पूरा ब्रैकेट तो कॉमन चला गया, x और ये एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस लगाया तो माइनस, और 5 है, माइनस का 5x स्क्वायर हमारे पास बचा। बोलो इतनी बात ठीक है ना? ठीक है, तो अब जरा इसको फाइनली ठीक से लिखो और फिर रिजल्ट देखते हैं। तो यहां पर आ गया माइनस का 3/2 म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, और ये आ गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 7/2। यहां पर बचा क्या हमारे पास? अच्छा एक्स स्क्वायर और ये माइनस 5x स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर? ये आ गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव d2b अपॉन dx स्क्वायर। अब एक बात समझना, चलो एक काम कर लेते हैं, ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव निकल के आ गया। अब एक काम कर लेते हैं, इफ d2b अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0, अगर हम इसको 0 कर दें तो क्या होगा?
ये जो पूरी बड़ी सी वैल्यू देख रहे हो ये 0 के बराबर हो जाएगी, ये हमारे पास 0 के बराबर होगी, मतलब ये आ गया हमारे पास माइनस का 3/2, ये आ गया म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या रखा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 7/2, और इस ब्रैकेट में बचा हुआ हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर 0। और बोले इतनी बात क्लियर। अच्छा यहाँ पर देखो ये तो पूरा तुम्हारे पास बाहर टर्म दिख रहा है, ये 0 में चला गया, तो अब बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आया ए स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर बराबर 0। बोले इतनी बात क्लियर। यहाँ पर जैसे इसको 0 के बराबर करोगे ये हमारे पास इतना 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास कई सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ऐसा क्यों क्यों क्यों, सारी बातें पता चल जाएंगी क्यों 0 के बराबर क्यों रखा, 0 के बराबर रखने पे हमें क्या पता चला, ठीक है। चलो भी देखते हैं सब। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जरा वैल्यू निकालो, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास 4x स्क्वायर चला गया तो आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई a स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ गया a/2, लेकिन ध्यान से जब रूट लोगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस a/2, ये हमारे पास कुछ x आया। अच्छा जरा सोचो, यहां पर हमने डबल डेरिवेटिव को 0 कर दिया, ये डबल डेरिवेटिव 0 कब होता है, ध्यान सुनना, जब तुम्हारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो उसका डबल डेरिवेटिव 0 आएगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है, ध्यान सुनना, अगर तुम x की जगह प्लस माइनस a/2 रख दो, अगर यहां पर इसमें d2b/dx स्क्वायर में, अगर इसमें इस पूरे टर्म में x की जगह प्लस माइनस a/2 रख दो, तो हमारे पास ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। मुझे ये बात क्लियर है, क्योंकि इसको 0 रख के तो ये निकाला है, तो अगर तुम ये उठा करके वापस इसमें रख दो तो पूरा रिजल्ट 0। मतलब अगर तुम अपनी कॉइल से a/2 की दूरी पर जाते हो, देखो ध्यान से, ये कॉइल है हमारे पास, ठीक है, x क्या है, कॉइल से डिस्टेंस, अगर तुम इससे a/2 की दूरी पर आ रहे हो तो वहां पर उस पॉइंट पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लीनियरली बिहेव करती है। बात समझिए यहाँ पे, क्योंकि a/2 पर प्लस माइनस का मतलब क्या, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉइल है तो इस तरफ जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी वही दूसरी तरफ भी शो होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमारे पास प्लस माइनस केवल ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरफ सेम वेरिएशन रखती है। तो देखो अगर हम यहाँ पर अपने कॉइल में a/2 डिस्टेंस पे आए, मतलब यहाँ पर हमारे पास कॉइल है उससे a/2 डिस्टेंस पे आए, तो हमारे पास एग्जैक्ट उस पॉइंट पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो लीनियरली बिहेव कर रही होगी। बाकी इस पॉइंट के अलावा कहीं पर भी a/2 से पहले a/2 के बाद हर जगह पर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक कर्व शो कर रही होगी। क्यों, क्योंकि देखो x की जगह अगर कुछ भी रख दो तो तब क्या तुम्हारा ये डबल डेरिवेटिव 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 0 केवल यहां पर होगा, तो केवल हमारे पास a/2 ऐसी डिस्टेंस है जहां पर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा वो तुम्हारे पास लीनियर वेरिएशन शो करेगा। बाकी a/2 से पहले और a/2 के बाद कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पर हमारे पास कभी लीनियर वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि वहां पर डबल डेरिवेटिव 0 नहीं है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं है। तो देखो अब हमारे पास ये जो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट के लिए कुछ नाम दिया गया है, देखो ध्यान से। अब हम यहां पर इनको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। यहां पर हमारे पास नाम आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। तो यहां पर एक बात समझना, ये जो a/2 डिस्टेंस देख रहे हो, तो हमारे पास a/2, एक अगर कॉइल है तो उसके एक तरफ a/2 डिस्टेंस आएगी, दूसरी तरफ भी a/2 डिस्टेंस आएगी। अगर दोनों तरफ a/2 डिस्टेंस देख रहे हो तो जो दोनों पॉइंट है वो पॉइंट हमारे पास क्या हुए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस हुए। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को। चलो आगे देखते हैं। अब ध्यान सुनना, कई बार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस के बारे में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, ये होते क्या है, ठीक है। देखो कई बार डेफिनेशंस आ जाती हैं कि स्टेटमेंट में दिया होगा ये प्रॉपर्टी है, बताओ ये क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें तुम्हें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आंसर लगाना होगा। कब, जब ये डेफिनेशन दी होगी, द पॉइंट्स अराउंड अ सर्कुलर कॉइल, मतलब सर्कुलर कॉइल के दोनों तरफ वो पॉइंट्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द कॉइल शोज लीनियर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आर कॉल्ड, तब तुम्हें सही लगाना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहां पे ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारी कॉइल के दोनों तरफ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमारे पास हमारी मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली बिहेव करती है, मतलब उसमें जो वेरिएशन होता है वो एक्स के रिस्पेक्ट में लीनियर होता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव 0 करने पर यही रिजल्ट आया है। बोलो बात समझ में यहाँ पे, इतना क्लियर हुआ। अब सबको समझ में आया कि डबल डेरिवेटिव निकाला क्यों, ठीक। चलो आगे देखते हैं, हटा दें इसको, देखो कैलकुलेशन एक बार।
चलो आगे देखते हैं। इसीलिए कहा था ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल तुम्हें पूरा डेरिवेशन के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि इस डेरिवेशन में ही तुम्हें 5-6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबसे पहले तो कई तरह के फॉर्मूलास दिख रहे हैं, वो फॉर्मूलास अपने आप में कई सारे क्वेश्चंस हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, तभी पता चलेगा जब तुम इतना प्रोसेस देखोगे। केवल अगर हम लिखवा देंगे कि ये +-a/2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, कभी समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। ठीक है, बस तुम वहां पे रट के चले जाओगे, वहां गोला भर के चले जाओगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो अब एक बात समझना, अगर मान लो हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, कुछ चीजें पूछते हैं। देखो हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, ये सेंटर हमारे पास O आ गया। ठीक है, अगर यहां से आगे बढ़ोगे तो ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये हमारे पास है x = a/2। ठीक है, इसकी रेडियस हमारे पास a है और इस डायरेक्शन में हमारा x बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, अब जरा सुनना ध्यान से, यहां पे ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अच्छा, यही चीज दूसरी तरफ भी होगी। अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये x = a/2, ये हमारा फिर से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब चलो तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जरा बताना इस पूरी एक्सिस में किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन आया तुम्हारे पास, बताओ इस पूरी एक्सिस में किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। तो देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास सेंटर होता है, सेंटर पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी। इसको चाहो तो लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। लिखो जरा, लिखो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल is maximum at the center of the coil, ठीक है। तो यहां पे पूरी एक्सिस में कहीं पर भी देख लो, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैक्सिमम मिलती है। ठीक, आगे बढ़े इसी में। अब देखो यहां पर हमारे पास वेरिएशन आता है मैग्नेटिक फील्ड का, कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा वेरिएशन शो करेगी। इसके लिए भी ग्राफ बनाते हैं, देखो ध्यान से। ये हमारे पास ओरिजिन आ गया। अच्छा, अब यहां पर जो देख रहे हो ये हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब इस तरफ ये x है और इस तरफ ये -x है। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल ये हमारे पास डायरेक्शन बता रहा है कि अगर एक तरफ जाओगे तो दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये हमारे पास y एक्सिस है। यहां पर हमारे पास मान लो वही सर्कुलर कॉइल रखी हुई है। अच्छा, सर्कुलर कॉइल अगर यहां पे रखी हुई है तो उसका सेंटर कहां पर होगा, सेंटर यहीं कहीं होगा। अब मान लो ये सेंटर है, सेंटर से इस तरफ आगे बढ़ोगे तो ये इस तरफ डायरेक्शन में x आएगा, सेंटर से इस तरफ आगे बढ़ोगे तो यहां पर -x आएगा। बोलो इतनी बात समझ आ रही है यहाँ पे। अब ध्यान सुनना, यहां पर जरा ध्यान से देखना। अभी बता के आए थे कि अच्छा ये देखो, ये एक्सिस क्या बता रही है, ये एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। देखो अभी बता के आए थे कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगी। ठीक है, अभी तो देख के आए थे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है सेंटर पे। तो यहां पर अब ग्राफ के बारे में जरा समझना, यहां पर जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास एक पीक आता है और ये पता है जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे x बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। अब कैसे कम होगी जरा समझना, यहां पर हमारे पास इस तरह से आएगी और ये हमारे पास एसिम्टोट बन जाएगा जाकर के। ठीक है, मतलब ये एक्सेस जो दिख रही है एसिम्टोट का काम करेगी, इनफाइनाइट पे जाएगी। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगी, जब x की जगह इनफाइनाइट रख दो। फॉर्मूला तुम्हें दिख ही रहा है, x की जगह अगर इनफाइनाइट रखोगे तभी मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलती है। अब देखो यही चीज हमारे पास यहां पर आ जाएगी। ये हमारे पास वेरिएशन आता है मैग्नेटिक फील्ड का। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि हमारे पास एक, अच्छा ध्यान सुनना, एग्जाम में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो ना, अब यहां पर अगर हम एक पॉइंट ऐसे लेते हैं और यहां पर अगर एक पॉइंट ऐसे लेते हैं तो अब जरा सुनना ध्यान से। ये जो देख रहे हो ये हमारे पास x = a/2 है और ये x = -a/2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे पास a/2 है, ये हमारा -a/2 है। अब ये चीजें क्या दिखाती है, देखो
यही दोनों पॉइंट हमारे पास है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, इन्फ्लेक्शन के बारे में बताया क्या था? देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बताया था कि ये वो पॉइंट है जहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट के ऊपर एक कर्व दिख रहा है, इस पॉइंट के नीचे फिर से एक कर्व दिख रहा है। तो अगर दो कर्व को जोड़ना हो तो हमारे पास वहां पर एक लीनियर पोर्शन आता है, और वो लीनियर पोर्शन कहां पर आएगा? x इज इक्वल टू a/2 और -a/2 में आता है। बोले बात समझ आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ पर जो a/2 और -a/2 देख रहे हो, यहां पर हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आते हैं, जहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन लीनियर होता है। इतना समझ में आया सभी को? चलो आगे देख, हटा दें इसको, बना लो जिसे बनाना हो। ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये जो कस्प दिख रहा है, ये हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। कहां पर मैक्सिमम होती है? सेंटर पे। तो यहां पर लिख लेना मैग्नेटिक फील्ड या मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लिख लेना। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बना लो। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो, एक ही आज बड़ा टॉपिक हो गया। अब जब अगले टर्न पे मिलोगे तो अगले टर्न पे सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो देखेंगे, ठीक है? चलो।